नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपने गुट को मजबूत करने के लिए काम जोर शोर से शुरू है। 26 विपक्षी दलों की बेंगलुरु में 2 दिन की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। और इस बीच आज दिल्ली में एनडीए के सभी 38 दलों की बैठक हो रही है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, इसने अपने तमाम दलों को इकट्ठा किया है और इसकी बैठक शुरू होने वाली है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि सभी 38 दल इसमें शामिल हो रहे हैं और ये बैठक अब से कुछ देर में दिल्ली के अशोक होटल में होनी है। बैठक की जो शुरुआत हो सकता है कि अब बस होने ही वाली हो। इंडिया एक नाम है जो विपक्ष के खेमे की तरफ से आया है, जो विपक्षी एकजुटता के लिए खेमा बन रहा है। एक यूनाइटेड विपक्षी फ्रंट के लिए कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को जो यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, उन्हें इस फ्रंट की अध्यक्ष बनाया जाएगा और शायद नीतीश कुमार इसके कन्वीनर होंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो विपक्ष की बैठक हुई है, विपक्ष का जो खेमा है, उसमें से जो तमाम दलों का अलायंस बन रहा है और किन नामों पर सहमति बन रही है, इसके बारे में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। INDIL and this is Indian National Development Inclusive Alliance. So everybody agreed for this and unanimously this name is given. 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. This one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up mostly in Delhi. तो इसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता और बड़ी पार्टियां जो हैं शामिल हुई हैं। टीएमसी भी इसमें शामिल हुई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है। राहुल गांधी ने भी इस मौके पर कहा कि ये जो लड़ाई है वो बीजेपी की विचारधारा और इंडिया की लड़ाई है, यानी कि बीजेपी बनाम इंडिया। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है, ये आप जानते हैं। तो अब ये लड़ाई जो है इंडिया बनाम बीजेपी की हो गई है, चूंकि अब इस नाम पर एक तरह से सहमति बन गई है जो विपक्ष का अलायंस होगा। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे और उन्होंने एक एक करके गिनाया है कि मोदी सरकार की वजह से देश में किस किस क्षेत्र में नुकसान हुआ है और कैसे
सारे सेक्टर बर्बाद हो गए हैं। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोनों खेमे जो हैं अपने अपने जो उनका कुनबा है उसको एकजुट करने में लगे हुए हैं। विपक्ष का जो अलायंस है और इधर एनडीए एक साथ फिर से अपनी बैठक करने में जुटा हुआ है और शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर की जा रही है। 26 बनाम 38 जो है वो अब दिखाया जा रहा है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए हैं विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, और तुषार गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, दोनों खेमे की तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है, 38 बनाम 26 या गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई। लेकिन जो विपक्षी खेमा है जिसमें अभी एकजुटता दिख रही है और उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया। पहले तो इस पर आपकी टिप्पणी, ये इंडिया बनाम बीजेपी की लड़ाई है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। नगमा, ये नैरेटिव बन गया विपक्ष का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना पेटेंट मानती थी राष्ट्रवाद को, और ये उनके राष्ट्रवाद को कटघरे में खड़े करने वाला स्लोगन है, भारत बनाम एनडीए। मतलब भारत की लड़ाई एनडीए के साथ है। और ये मैं समझता हूं बहुत ही चतुराई से, बहुत ही किसी अच्छे दिमाग ने इसकी उपज की है। इस इंडिया नामक एक्रोनिम की, प्रधानमंत्री भी बहुत एक्रोनिम चलाते हैं, तो ये जो एक्रोनिम का जवाब एक्रोनिम से आया है, मैं समझता हूं इसका पॉलिटिकल मीनिंग काफी अहम है और इसका सिंबलिज्म भी बहुत हैवी है। रही बात कि 28, 26 और 38 के आंकड़ों की बात आपने की, उधर 38 दल आए हुए हैं, यहाँ 26 आए हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि खारगे साहब ने अपने कमेंट्स में ये कहा कि 11 स्टेट्स के मुख्यमंत्री वहां पर स्टेज में बैठे हुए थे, स्टेज पे बैठे हुए। तो मैं समझता हूं मेजर डिफरेंस ये है कि वो जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं वो ज्यादातर जो है इस अलायंस की छतरी के नीचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंपॉर्टेंट विपक्षी दल है। हम तस्वीर दिखा दें इस समय आपको, अपने दर्शकों को, विनोद जी, कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहुंच गए हैं। एनडीए की भी बैठक हो रही है जो बस अब शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच चुके हैं, तो बैठक की जो है शुरू होगी। तो इसमें तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार जी, ये तस्वीरें अब देख रहे हैं हम, एनडीए की बैठक जो है वो शुरू होगी और सवाल यही उठ रहा है कि लगातार ये बात हुई कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले ही सब पर भारी हैं, पूरे विपक्ष पर। तो अभी इसमें एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है या जरूरत थी कि जब विपक्ष की एक बैठक हो रही है विपक्षी अलायंस की, उस समय एनडीए भी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और एक बार फिर से एनडीए की याद आई है और तमाम दलों को बुलाया गया है, जो गए थे उन्हें भी। तो आप क्या कहेंगे इसे देखते हुए? 2024 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, इसे तो यही कह सकते हैं। पर काफी अजब सी बात है कि जो ऑपोजिशन की अलायंस मीटिंग हो रही है, उन्होंने एक्रोनिम दे दिया, उन्होंने एक नाम दे दिया जी, पर एनडीए इसको काउंटर करेगी सिंपली कहकर कि हम तो भारत की बात करते हैं। देखिए, जो एक्रोनिम की बात है ये सोशल मीडिया पर बहुत चलेगा, अर्बन लैंडस्केप में बहुत चलेगा, पर आप बात करिए गांव की, आप बात करिए यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है, वहां पर ये एक्रोनिम काम नहीं करेगा। वहां पर मोदी जी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, और लीडर जाएंगे बीजेपी के, और एक ही चीज कहेंगे, हम तो भारत की बात करते हैं, एनडीए भारत की बात करता है, हम पूरे भारत को साथ लेके चलेंगे। तो देखिए, एक्रोनिम सोशल मीडिया के लिए अच्छे लगते हैं, पर एक और चीज है, जो ऑपोजिशन की अलायंस है, हमें उस पर कुछ सवाल उठाने चाहिए। देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट जो इस अलायंस में इकट्ठे साथ आए हैं, उनको ममता बनर्जी की भी जरूरत है। पर एक सत्य यही भी है कि बंगाल में अभी पंचायत पोल के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है।
यूपी में समाजवादी और कांग्रेस एक बार कोalition कर चुके हैं, उसका परिणाम भी भुगत चुके हैं। बिहार में कांग्रेस ने अपने जो सहयोगी दल थे उनको नुकसान ही कराया था स्टेटस इलेक्शंस में। तो बात रही महाराष्ट्र गुजरात, मुद्दा फिर से घूम फिर कर वही आ जाता है। आप जितने मर्जी अलायंस पार्टनर्स ले आइए, फिर भी कांग्रेस को 150 सीटें तो खुद निकालनी होंगी अगर 270 का आंकड़ा पार करना है। सवाल ये है कि ये 150 सीटें आएंगी कौन से राज्यों से। बहरहाल इस समय जो एकजुटता दिख रही है उससे कितनी उम्मीद की जाए, और कांग्रेस क्या इस पूरे जो अलायंस, ग्रैंड अलायंस है, उसकी लीडर होगी? क्या सोनिया गांधी जो है वो उसकी चेयरपर्सन होंगी? ये तमाम सवाल भी हैं, हम लौटेंगे इस पे। एक तस्वीर दिखा रहे हैं पहले हम इस वक्त, बल्कि दो तस्वीरें हैं। एक दिख रही है जो एनडीए की बैठक इस समय होनी है उसकी तस्वीर, जहां पे प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ जो विपक्ष का खेमा है जिसने अपने लिए एक नाम चुना है इंडिया, वो वहां पे की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां स्टेज पे तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, और एनडीए की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है, उसमें तमाम 38 दल क्या पहुंच गए हैं। जिस तरह से कल से शक्ति प्रदर्शन की चर्चा हो रही है अखिलेश, और वहां पर से आप हमें और इस वक्त क्या जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये सारे जो दल हैं 38 दल यहाँ पहुँच गए हैं, और अब से कुछ देर पहले ही पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो तस्वीर की बात आप कर रही थी नगमा, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली। जब पीएम नरेंद्र मोदी आए थे तो उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर जो 4 नेता खड़े हुए थे, वो अपने आप में भी एक संदेश देने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया था। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो उत्तर से आते हैं, साथ ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कि पश्चिम से आते हैं, जीतन राम मांझी जो कि पूर्व से आते हैं, और एआईएडीएमके के प्रमुख जो कि दक्षिण से आते हैं, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशाओं से 4 नुमाइंदगी करने वाले बड़े नेता यहाँ पर पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए होटल अशोक में खड़े हुए थे। अब से कुछ देर पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जो एनडीए की बैठक है वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, ये कहा जा रहा है कि एनडीए की बैठक आखिर हो क्यों रही है, क्या ये विपक्ष की जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में उसका जवाब देने के लिए है? निश्चित तौर पर है, क्योंकि बीजेपी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना चाह रही है। वो ये साबित करना चाह रही है कि अगर सामने 26 दल हैं तो यहाँ पर 38 दल ऐसे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पर जबकि 8 महीने चुनाव में बाकी रह गए हैं, ये बीजेपी के लिए एक तरह का मोरल बूस्टर का काम करेगा कि उसका कुनबा जो है वो घटा नहीं है, कुनबा उसका बल्कि बढ़ा है। तो ये एक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी करेगी। अब से कुछ देर बाद ही जब बैठक खत्म होगी तो एक स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हो सकती है, और उसके बाद पीएम मोदी की ओर से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से यहाँ पर तमाम जो सहयोगी दलों के आए हैं, एनडीए के जो घटक दल आए हैं, उनके लिए एक डिनर का आयोजन भी किया गया है। ये एक एकता की तस्वीर बीजेपी की ओर से एनडीए की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश है, और निश्चित तौर पर ये जो बेंगलुरु में आज जमावड़ा हुआ है उसको भी जवाब देने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया है। जी, तो धन्यवाद आपका अखिलेश। हम आपके पास लौटेंगे, वहां पर से लगातार खबरें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं, और जैसा अखिलेश ने बताया कि उनकी अगुवाई करने के लिए जो चारों नेता वहां पर मौजूद थे वो भारत के चारों दिशाओं से नेता थे, और ये एक संदेश देने की भी कोशिश की गई थी। और ये भी है कि जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज, और बीजेपी एक संदेश देना चाहती है। विपक्ष की जो बैठक हो रही है उस बैठक के जवाब में ये बैठक है, बिल्कुल ऐसा समझा जाना सही है। विनोद जी, अभी तुषार गुप्ता बात कर रहे थे कि क्या कांग्रेस जो है वो अपने दम पे जो उसको सीटें लानी है उसमें वो सक्षम है। अभी और चुनाव भी होने हैं, कई राज्यों में चुनाव हैं, तो उसमें भी एक टेस्ट होगा सबसे बड़ा। और जो अलायंस है वो स्टेज पे अलायंस तो सजा है, पर ये भी है कि इसमें कई तरह के जो ट्रिकी अलायंस हैं, और कुछ लोग हैं जहां जिसकी वजह से मुश्किलें भी रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं हो, चाहे वो केजरीवाल हो। ये जो चीजें हैं इसमें, ये 2 लोग तो मौजूद भी रहे, केसीआर तो थे भी नहीं, पर ये सब चीजें भी हैं जो कि एक अड़ंगा डालती हैं इस एकता में। देखिए, केसीआर तो होंगे भी नहीं। केसीआर पे कभी कोई दावा नहीं किया था कि इस अलायंस ने कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे जी। रही बात जो हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार तुषार जी हैं, इन्होंने कुछ डाउनसाइड्स गिनवाई इस नई अलायंस की। मेरा ये मानना है, और शायद ये भी शायद इस पे सोचेंगे थोड़ा, कि ये जो अलायंस है ये फेलियर बेस्ड मॉडल पे बनी है। जैसे चंद्रयान बना है ना 3, फेलियर बेस्ड मॉडल पे, ये उसी मॉडल बेस पे बनी है।
और इसीलिए जिन लोगों को तरजीह दी गई, जिन लोगों पे फोकस किया गया यहां पर, वो ममता बनर्जी थी, वो अरविंद केजरीवाल थे, वो उद्धव ठाकरे थे। इन सब लोगों को स्टेज पर लाकर बुलवाया गया। किसी भी अलायंस के लिए कठिनाई होती है जो नई अलायंस बनती है, लेकिन तुषार जी जरा इस बात पे गौर करें कि अगर ये अलायंस 400 सीट में 1-on-1 कॉन्टेस्ट बीजेपी के लिए बना देती है तो उसका क्या नतीजा होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो अलायंस बनी है इसका पूरा पूरा श्रेय बीजेपी को जाता है। ये अलायंस बन ही नहीं सकती थी, लेकिन जो बीजेपी की हॉकिश पॉलिसीज है, जो उनका कोऑर्सिव अप्रोच है, कभी उन्होंने इतने सारे प्रतिद्वंदी एक साथ बना लेना राजनीति में अपने, क्या ये दानिशमंदी है? तो आपने इस बात पे गौर करें। जी, आपने दिलचस्प बात कही है। तुषार जी का जवाब लेंगे हम इसके ऊपर। ये एक अच्छा पॉइंट विनोद जी ने रेज किया है कि पूरा श्रेय जो है वो तो जाता है बीजेपी को ही, कि जिस तरह की उनकी नीतियां रही हैं, या विपक्ष को लगातार ये लगता रहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जैसा ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। तो विपक्ष में बहुत सारे मतभेद हैं, पर हाँ, सब एकजुट हुए हैं यहां पर, ये दिख रहा है। मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंगलोर से। मनोरंजन, वहां से क्या बड़ी खबरें, क्या हेडलाइंस निकल के आ रही हैं? सबसे अच्छा तो वो एक्रोनिम जो इंडिया अब निकल के आया है, तो वो नाम लगभग तय है, इंडिया बनाम एनडीए ये हो गया है, और सोनिया गांधी की मौजूदगी, और हो सकता है कि वही अध्यक्षता करे। तमाम बातें आपसे जानना चाहेंगे और क्या खबरें निकली हैं वहां से। देखिए, जो डिक्लेरेशन दिया गया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि इंडिया से संबंधित 26 राजनीतिक दलों का सामूहिक संकल्प क्या है। हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के हस्ताक्षरित नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। हम अपने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पे हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित रूप से और खतरनाक रूप से कमजोर किया जा रहा है, इसकी बात उन्होंने कही है। और नीचे एक पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही है नफरत और हिंसा को हराने के लिए एक साथ आए हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं। तो ये चीज इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प लेते हैं। हम शासन के सार और शैली दोनों को बदलने का वादा करते हैं, जो अधिक परामर्शात्मक, लोकतांत्रिक और सहभागी होगा। तो ये उन्होंने उस चीज को डिफेंड करने की कोशिश की है कि वो किस चीज के लिए आए हैं। और बाकी बातें आपने ममता बनर्जी जी ने जो बात कही है वो आपने सुना होगा कि किस ढंग से कौन सा वो पॉइंट है जिसको लेकर के सभी जो है ये 26 दल इकट्ठा यहाँ पे हुए। और ये जैसा कि विनोद जी भी कह रहे थे कि दरअसल श्रेय जो है वो तो बीजेपी को ही जाता है कि तमाम दलों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, और कई तरह के मतभेद भी हैं। तो वो मतभेद जो हैं वो माना जाए कि एक तरह से अब खत्म हुए हैं। अगली बैठक भी होगी, पर इस बैठक में सोनिया गांधी की मौजूदगी से क्या फर्क पड़ा है मनोरंजन, और यूपीए की अध्यक्षता, और यूपीए मतलब ये जो यूपीए नहीं जो अभी इंडिया है वो उसके कन्वीनर कौन होंगे, ये जो तमाम बातें हैं। जी हाँ, कन्वीनर है और वो अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और ये भी पता चलेगा कि मुंबई में जो मीटिंग होनी है वो कब होनी है। कुछ जो बातें तय की गई हैं वो उसको कि किस ढंग से, जो बात हम कह रहे थे कि सारे नेताओं को इकट्ठा करके किस ढंग से उनके कैंपेन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाएगी, एक अल्टरनेटिव जो देने की बात हो रही है। तो जितने भी निटी ग्रिटीज हैं वो सारी चीजें तय होंगी आने वाले दिनों में। लेकिन सारे लोग इस बात को लेकर के खुश थे कि कम से कम एक ऐसे बिंदु पर वो पहुंचे हैं, एक ऐसा नाम खोज करके लाए हैं जो कि काफी इस ढंग से, जिसको कि प्रचार प्रसार करने के लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया से आप
कोई लड़ नहीं सकता। राहुल गांधी ने ये बात कही कि आप इंडिया से लड़के देखिए आपको क्या हासिल होगा, आपको मालूम है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है, वो काफी दिनों बाद विपक्ष के नेताओं के चेहरे पर दिख रही थी। जी, धन्यवाद आपका मनोरंजन। ये इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है, लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद तुषार गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि ये जो एक्रोनिम है या जो नाम है वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये लोग के सामने बीजेपी के नेता या प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो भारत की बात करते हैं, क्या ये नाम वहाँ पे चलेगा? बहरहाल विपक्षी खेमा जो है वो एकजुट है और एक अच्छे संदेश के साथ वो साथ आए हैं। तो देखना है कि आगे जो छोटी छोटी बातें अभी और तय होनी है वो आगे की मीटिंग्स में होंगी। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। इधर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एनडीए के खेमे की है, जहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये बैठक शुरू होने वाली है। तो एक ब्रेक के बाद लौटते हैं इस खबर पे। तो दोनों दलों, दो गुटों की या दो गठबंधनों की बैठक चल रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब जो एनडीए की बैठक है वहां की, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और एनडीए में जो 38 दल हैं उन सब के नेता यहां पर मौजूद हैं। तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है एनडीए का और जवाब है जो विपक्ष का गठबंधन, जिसकी बैठक बैंगलोर में हो रही है, जहां पे एक नाम लगभग तय हुआ है जिसका नाम है इंडिया। और अब ये जो इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है या जो गठबंधनों की टक्कर है वो सामने आई है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए, और तुषार गुप्ता हैं वरिष्ठ पत्रकार। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि जो बीजेपी को हम दूसरे दलों से अगर तुलना करें तो जो स्ट्राइक रेट उनकी है वो क्या रही है। और देखिए ये पाई चार्ट के जरिए आप देख रहे हैं ये 2019 में लोकसभा में जो स्थिति थी वो है। एक के बाद एक हम आपको ये ग्राफिक दिखाएंगे। और विनोद जी, मैं आपसे एक इस पर टिप्पणी भी चाहूंगी कि ये जो एक सीधा मुकाबला दिखता है नॉन कांग्रेस पार्टीज और बीजेपी का 2019 की लोकसभा जो थी, तो बीजेपी का 69.2% स्ट्राइक रेट, नॉन कांग्रेस पार्टीज का 30.8%। किस उम्मीद से वैसे हम अभी देख सकते हैं कि ये जो है ये इंप्रूव कर सकता है? सेक्शन में बोल रहा था कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो वन ऑन वन कॉन्टेस्ट क्रिएट करने की बीजेपी के खिलाफ है, ताकि जो एंटी बीजेपी वोट इस देश में है, और एंटी बीजेपी वोट नगमा इस देश में मेजॉरिटी में है, लगभग 70% है जी। जो बीजेपी को वोट नहीं पड़ा, चलो उसको एंटी बीजेपी वोट नहीं बोलते, लेकिन जो बीजेपी को वोट नहीं पड़ा, बीजेपी के विरोध में पड़ा या नहीं पड़ा, वो जो है वो मेजॉरिटी में इस देश में है। और इसी के चलते जो नाम इन्होंने अपना रखा है भारत, वो भी बड़ा मैं समझता हूं सकारात्मक लगता है, क्योंकि इसके चलते एक तो राष्ट्रवाद का बीजेपी का जो स्लोगन है उसमें सेंध लगाएगा विपक्ष कि आपके पास राष्ट्रवाद का पेटेंट नहीं है, आपके पास राष्ट्रवाद की मोनोपोली नहीं है, किसी की भी इस देश में राष्ट्रवाद पे मोनोपोली नहीं हो सकती। दूसरा, देखिए बात यह है कि जब ये डिस्कस करेंगे, अलायंस स्टेट लेवल्स पे करेंगे, और इन्होंने ये फैसला लिया हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि आज के दिन जिसके जो पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी स्टेट्स में डोमिनेंट है, उसको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइमेसी मिलेगी। और ये डिस्कशन जो है स्टेट लेवल पर होंगी। मिसाल के तौर पे टीएमसी को प्राइमेसी मिलेगी। अब तुषार साहब ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये एक म्यान में 3 तलवारें कैसे रहेंगी जी, लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी। तो ये कठिनाइयां तो हैं इस गठबंधन के सामने, लेकिन ऐसी ही कठिनाइयां भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देख लीजिए। लेकिन कुछ, हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र का उदाहरण है, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे जो रीजनल पार्टीज है वो ज्यादा मजबूत हैं, तो क्या वहां पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगी? ये समस्या जो है वो दिल्ली में भी आएगी। तुषार जी, आप इसके ऊपर आपका क्या आकलन है? नगमा जी, एक सवाल अब 2024 तक पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। विनोद जी ने भी पूछा कि 400 सीटों में अगर ये कोलिशन बीजेपी को हेड ऑन फाइट देती है, अगर एक 1-on-1 फाइट होती है, तो क्या जो नॉन एनडीए वोट है जो मेजॉरिटी में है, क्या वो
बीजेपी को हर्ट कर सकता है। अब इसका एक सरल सा सवाल है, देखिए देश के वोटर की कई विचारधारा हो सकती है, उसको भाजपा पसंद हो सकती है, उसको कांग्रेस पसंद हो सकती है, पर दोनों दलों को वोटर को पसंद है स्थिरता। सेंटर में स्थिरता का मतलब है इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, रोजगार के लिए अच्छा होता है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, गांव के लिए अच्छा होता है, शहर के लिए अच्छा होता है। अब ये जो कोएलिशन बन रही है, आप इसका कुछ भी नाम रखिए, पर जब तक एक चेहरा सामने नहीं आएगा, चाहे वो सोनिया गांधी जी का हो, नीतीश कुमार का हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, जब तक एक चेहरा सामने नहीं आएगा इस कोalition का कि ये इस कोalition के लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगे, आप कुछ भी कोalition का नाम रखिए, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वोटर के मन में एक सरल सी बात आएगी कि क्या मेरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, क्या मेरा नहीं, तो शायद अभी शुरुआत है, हो सकता है कि वो एक चेहरा भी। एक मिनट, वोटर के मन में एक सीधा प्रश्न ये आएगा, क्या मेरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, वित्त मंत्री नीतीश कुमार है, रक्षा मंत्री ममता बनर्जी है? नहीं, क्या वोटर इतनी आगे तक का सोचते हैं तुषार जी, या वोटर को एक चेहरा चाहिए कि कौन नेतृत्व कर रहा है? वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री तक तो सोचेंगे शायद आगे, लेकिन ये जरूर आप कह रहे हैं जो सही एक चेहरा होना चाहिए, और वो भी शायद सामने आए जल्दी कि कौन लीड कर रहा है इस अलायंस को, और ये सवाल अभी बना रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं आता। पर धन्यवाद आपका तुषार जी और विनोद जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। हम आपको लगातार ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। कांग्रेस और जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं और बीजेपी हैं, अक्सर ये देखा गया है जो कांग्रेस है उसका जो स्ट्राइक रेट है वो बीजेपी के मुकाबले कमजोर है, लेकिन जो गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं वो बेहतर करती हैं बीजेपी के अलावा, यानी कि जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और तो आगे ये जरूर सवाल बना रहेगा कि ये जो अलायंस इंडिया के नाम से है वो उसका चेहरा कौन होगा। ये अगर जवाब जल्दी सामने आए तो शायद एकजुट होकर लड़ने में आसानी होगी। इस बीच एनडीए की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, तो एक ब्रेक ले रहे हैं हम और लौटते हैं खबरों पे। राजस्थान के जोधपुर में एक नाबालिग के साथ हुई गैंग रेप की घटना को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। जोधपुर और जयपुर समेत राजस्थान के दूसरे हिस्सों में छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। और राजस्थान में पेपर लीक मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया है। अजमेर में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर बड़ी तादाद में बीजेपी युवा मोर्चा के लोग विरोध करने के लिए पहुंचे और दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से यमुना नदी का जलस्तर वहां पे काफी बढ़ गया है। यमुना का पानी अब ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया है। शायद कुछ वैसा ही नज़ारा है जैसा कि तब हुआ करता था जब ताजमहल बनाया गया था। जब यमुना ताजमहल से के बिल्कुल पास बहती थी, तो एक दफ़ा फिर कुछ उसी तरह का नज़ारा है। ताजमहल की दीवार तक यमुना का पानी है। और उत्तराखंड में श्रीनगर बांध से 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये पानी देवप्रयाग ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचेगा। इसके चलते देवप्रयाग ऋषिकेश और हरिद्वार में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।